हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज अंतिम दिन 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। फ्रेंड्स, आज पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो लगभग सभी छात्रों द्वारा पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ लेवल के बताए जा रहे हैं और कई छात्रों द्वारा तो टफ और ज्यादातर यहाँ पे कैलकुलेटिव बताए जा रहे हैं। देखिए, आज टीसीएस जाते जाते यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में अच्छी खासी छात्रों की खातिरदारी करके गई है। फ्रेंड्स, काफी लेंथी प्रश्न आज बताए जा रहे हैं। लगभग जितने छात्रों से मैंने बातचीत की, यहां पे सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न देखने को मिले ही मिले हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छी खासी थी। यहां पे समय वेस्ट हुआ है इसमें करने में और कैलकुलेटिव था, तो कम से कम कह लें तो कम 4 से 5 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा रीजनिंग में था। इसके अलावा बात कर लें मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स भी आज दोस्तों टफ आ गई है और काफी कैलकुलेटिव आ गई। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफी कैलकुलेटिव और लेंथी प्रश्न डाल दिए गए हैं मैथमेटिक्स में। इसके अलावा रही बात साइंस की, तो साइंस का पोर्शन दोस्तों बिल्कुल नया सवाल और काफी लेंथी ऑप्शन दिए गए और बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए, यानी पढ़ने में ही छात्रों को समय लग जा रहे थे। यहां पे 4-4 5-5 लाइन क्वेश्चन, इसके बाद ऑप्शन बहुत बड़े बड़े, तो छात्र पढ़े या फिर क्वेश्चन को सोल्व करें या फिर छोड़ दें, यहां पे डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हुआ है। टाइम के मैनेजमेंट में लगभग हर छात्रों को दिक्कत हुए हैं। फिजिक्स से न्यूमेरिकल भी आया है, फिजिक्स से ज्यादातर प्रश्न थे, केमिस्ट्री से ज्यादातर, बायोलॉजी से कम प्रश्न। यहां पे करंट अफेयर की बात करें तो 6 से 7 करंट अफेयर पूछा गया है। 2022 से ज्यादा आया, 2021 से कम, लेकिन करंट अफेयर भी बिल्कुल नया नया और अलग तरीके के प्रश्न पूछ लिए गए, जिससे यहाँ पे छात्रों का अटेम्प्ट भी कम गया है और ज्यादा बना नहीं पाए हैं। इसलिए ओवरऑल यहाँ पे टफ ही बताए जा रहे हैं। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी रही है। अंतिम दिन का पेपर है और हुबली जोन का ही चल रहा है, तो कहीं पे 90%, कहीं पे 80%, 85%, 75% तक भी यहाँ पे अटेंडेंस बताई जा रही है। अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट दोस्तों आज बहुत कम गए हैं। देखिए, एक छात्र के 60 अटेम्प्ट रहे, एक के 63 अटेम्प्ट हैं, एक कैंडिडेट जिनसे बात की है 68 है, एक के 72 और एक के यहाँ पे 76 और 77 अटेम्प्ट रहे हैं। तो आज मुश्किल हुआ है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन निकलवाने में भी, क्योंकि लंबे प्रश्न थे, तो यहाँ पे छात्र को ज्यादातर याद ही नहीं आ पा रहे थे कि आखिर एक्चुअल क्वेश्चन और क्या ऑप्शन पूछे गए हैं। तो आइए आज के सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के सेकंड शिफ्ट में एक पॉलिटी का सवाल पूछा गया था कि 1992 में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 1992 में जो यहाँ पे संविधान संशोधन किए गए थे फ्रेंड्स, वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, पंचायती राज से रिलेटेड था। तो ये तो रिपीटेड वाला प्रश्न है, आज बहुत कम ही रिपीट हुआ है। देख लीजिए, सेकंड जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स बिल्कुल नया, यहाँ पे देखिए भाषा से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। आहो क्षेत्रीय भाषा, इस तरह से क्वेश्चन भेजे गए हैं, किस राज्य में बोली जाती है। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन मेरे पास आए नहीं है और करेक्ट आंसर भी इसका मुझे पता नहीं है, तो जिनको पता होगा जरूर बता दीजिएगा। हालांकि एक यहाँ पे अहोम करके भाषा है, अहोम करके मैंने सर्च किया तो ये आसाम में दिखा रहा है। तो अगर आसाम ऑप्शन होगा तो हो सकता है कि इससे मिला जुला ये लैंग्वेज है, तो ये हो सकते हैं। बाकी जिनको भी करेक्ट आंसर पता हो बता दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज तो सेकंड शिफ्ट में टीसीएस वालों ने खेला किया ही है हुबली जोन वाले छात्रों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका फायदा भी आपको अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आज जितने छात्रों से मैंने बातचीत की लगभग सबकी अटेम्प्ट कम ही गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि कम अटेम्प्ट होने के कारण रिस्क भी लिए हैं, यहाँ पे निगेटिव भी लिए हैं, तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे केस में कम मार्क्स बनते हैं इस शिफ्ट में, तब परसेंटाइल में अच्छा खासा आपको मिल जाएगा और अच्छे खासे कम नंबर पे भी परसेंटाइल आपके बनने वाले हैं इस शिफ्ट के छात्रों के। यहाँ देखिए एक प्रश्न पूछे गए हैं कि डोबेनियर का जो त्रिक नियम था, यानी कि ट्रायड था डोबेनियर वाला, आखिर कौन सा उसमें सही है। अब 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब ये दोस्तों बिल्कुल सही वाला है, ये हो सकता है लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से करके भी था, कुछ करके उल्टा पुल्टा करके, तो इसमें से आपको सही ढूंढना था कि कौन सा है जो कि ट्राइड सही है। एक सवाल देखिए पूछा है कि डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अब ये भी नया ही है, लेकिन डिब्रूगढ़ आपको पता है कि कहाँ पे आसाम में, तो इसका तो सही लगा के आएंगे छात्र, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए सवाल यहाँ पे आया है CuSO4 प्लस BaCl2। अब ये जो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, BaCaSO4 को अटैच कर लेगा और यहाँ पे CuCl2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, द्विविस्थापन हो रही है। लेकिन दोस्तों ये लोग चालाकी क्या किया कि ऑप्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया डाले ही नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डाले थे। तो कुछ छात्र हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट लगा दिए हैं, लेकिन इसका एक और ऑप्शन था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि अपक्षेपण अभिक्रिया। तो जितना भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, द्विविस्थापन, वो सारे के सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होते हैं, यानी अपक्षेपण होते हैं। तो देखिए कितना घुमा के ये सवाल पूछा गया डीपली, तो ये वाला जो लगा के है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाले रिएक्शन के लिए। एक देखिए प्रश्न पूछा है उत्तरी सरकार क्या है। अब इसमें 4 ऑप्शन था कि पहाड़ है, नदी है, समुद्र तट है, बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्री तट, यानी कि कोस्टल एरिया है उत्तरी सरकार।
एक देखिए सवाल पूछा है, हड्डी को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन था फॉर्मूला बेसिस पे था इस तरह से करके, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O ऐसे करके थे। तो कंफ्यूजन में छात्र गलत भी करते हैं, लेकिन पता है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज करते हैं हड्डी को जोड़ने में, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये वाला लगाए हैं उनका सही है। यहाँ पे एक और बात का ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग वन लाइन में देख रहे हो फ्रेंड्स, आज छात्रों का कहना है कि ऐसे सवाल बिल्कुल आए ही नहीं थे। कम से कम 4 से 5 लाइन में सवाल बड़े बड़े पूछे गए थे, जिसका सार यही निकल के आ रहा था, इलिबरेट करके बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछे गए, लेकिन पूछने का अर्थ यही सब थे जो कि यहाँ पे एनालिसिस में बताए गए हैं। तो ऐसा नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत लगा है बड़े बड़े सवाल होने के कारण। यहाँ पे देखिए, हाउस एंड इंडस्ट्री में हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या लगाया जाता है, ये भी नया ऐसा सवाल है। ऑप्शन एक था जनरेटर, बी था मोटर, सी था रियोस्टेट, और एक और ऑप्शन था जो कि याद नहीं है। अब देखिए, जो रियोस्टेट होता है वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है और कम भी होती है। यानी जब हम लोग चाहेंगे तो रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हैं रियोस्टेट लगाने पे, और जब चाहेंगे तो बहुत हाई रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि वेरिएबल रहता है, चेंज होता है। तो हाउस एंड इंडस्ट्री में हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या उपयोग करेंगे, तो रियोस्टेट उपयोग करेंगे। एक सवाल देखिए पूछा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में है, यानी कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं, तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। तो ये तो रिपीटेड है। एक देखिए सवाल आया है, वायुमंडल में बादल उजला यानी व्हाइट क्यों दिखाई देता है। अब बहुत सारे पहले सवाल बने थे, लेकिन आज देखिए जो ऑप्शन कितना कंफ्यूजन वाला दिया गया है। एक तो दिया गया है कि ब्लू और रेड कलर का ज्यादा स्कैटरिंग हो जाता है इसलिए व्हाइट दिखाई देता है। एक था कि ब्लू का तरंगदैर्घ्य रेड के अपेक्षा ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पे दिखाई देता है। ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, जो कि फर्स्ट वाला बात करें दोस्तों तो ये तो बिल्कुल गलत है। ब्लू रेड का ज्यादा स्कैटरिंग होने से थोड़ी ना यहाँ पे व्हाइट कलर का बादल दिखाई देगा। दूसरा, ब्लू का तरंगदैर्घ्य रेड से अपेक्षा ज्यादा होता है, यानी रेड से वेवलेंथ ज्यादा ब्लू का होगा, ये भी गलत है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। बाकी 2 ऑप्शन मेरे पास आए नहीं है, उसमें से कोई होगा एक करेक्ट आंसर। तो देखिए कंफ्यूजन वाले थे, इसको छात्र छोड़ के भी गए कई सारे छात्र। देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा है, पानी की बूंदों में इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन था, उसमें से एक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मेनली तो यही होता है, बाकी रिफ्रैक्शन भी तो होता ही है। तो रिफ्रैक्शन ऐसे 2-2 3-3 करके ऑप्शन नहीं देगा था, एक ऑप्शन भी था। इसमें था सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है। एक देखिए सवाल पूछा गया है, वस्तु की ऊंचाई या फिर इमेज जो प्रतिबिंब होती है उसकी ऊंचाई दी गई थी 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब अगर 20 सेंटीमीटर पर है यानी कि v बराबर दे दी गई है कि 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु समान दूरी पर है यानी वस्तु का जो दूरी है वो भी समान है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी कहने का अर्थ यही है। देखिए उलझाने वाले प्रश्न था, थोड़ा कंसेप्ट पर आधारित था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें पूछा कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो सबसे पहले समझ जाते तो इसको सोल्व कर देते हैं। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है v बराबर 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी के समान है यानी कि u बराबर भी 20 सेंटीमीटर है। यानी कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी जाएगी, तभी तो यहाँ पे सेम साइज का बनेगा। और यहाँ पे जितना v है उतना u है, जितना u है उतना v है, इस तरह से। तो पूछा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस तो पोल से लेके यहां तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये 20 सेंटीमीटर तो है ही, तो 20 सेंटीमीटर हो जाता रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर। एक देखिए प्रश्न पूछा है, अगर पावर यानी कि शक्ति 540 वाट है, वोल्टेज 270 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला है हमारी, पावर बराबर v² r। ये वाले फॉर्मूला लगा के हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई p। ठीक है, वोल्टेज है 270 गुना 270 और डिवाइडेड बाई 540, ये हो जाएगा पावर। अब ये 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 135 बार में, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी आ गई, रेजिस्टेंस बराबर 135 ओम निकल के आ जाएगा। तो 135 ओम आंसर में था, ये सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न आया है आपके प्रतिरोधकता से, और बहुत उलझाने वाले ये सवाल थे, काफी लंबा कर दिया गया था इसमें, और छात्र को भी पता नहीं चले कि आखिर इसमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है। तांबे की तार दी गई थी जिसका प्रतिरोधकता 2 × 10⁸ इस तरह से करके दिया गया था। बाकी और बड़े सवाल थे जो कि छात्र को याद नहीं। तो एक ये भी प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी पूछी है। एक देखिए विद्युत बल्ब में क्या होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन था, उसमें एक था कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जो फिलामेंट होता है उसका दोस्तों जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाता। एक देखिए प्रश्न आया है कि खानों में प्रदूषण क्यों होता है। अब ये भी नया सवाल है। देखिए माइंस जो होते हैं उसमें प्रदूषण यानी जो पॉल्यूशन होता है वो आखिर क्यों होता है। तो पहला था कि ओर निकालने से, अयस्क निकालने से। तो खान में तो अयस्क निकालेंगे ही। एक दूसरा था कि धातुमल से, तो धातुमल होता है जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे प्रदूषण होती है खानों में। तो ये इसका आंसर हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा है, श्वसन वाहक किसे कहते हैं। अब श्वसन वाहक की बात करें
तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स था, इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, क्योंकि रेड ब्लड सेल होते हैं वो काम करता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो होते हैं उसको ले जाने में बॉडी के हर पार्ट्स में। तो यहाँ पे श्वसन वाहक यानी रेस्पिरेशन में कौन मदद करेगा, हीमोग्लोबिन को भी कैरी करता है, तो आरबीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए आया है कि मेंडल ने आनुवांशिकी का पता लगाने के लिए सबसे बेहतर क्या उपाय किया था। तो मेंडल ने जो यहाँ पे इवोल्यूशन के लिए प्रयोग किए थे उसमें से सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तो एक ऑप्शन तो भेजा गया है कि मटर के पौधे का उपयोग इन्होंने किया था, तो ये तो किया ही था, बाकी मेरे पास 3 ऑप्शन आए नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो सही हो सकता है। बाकी बताइएगा कि और ऑप्शन क्या थे, क्या बहुत क्लोज ऑप्शन दिए थे या फिर उलझाने वाले थे, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि जो अपना शरीर त्याग कर दे उसे क्या कहते हैं, तो जो अपना शरीर त्याग कर दे उसे बोलते हैं निर्वाण, और बौद्ध धर्म में यहाँ पे बोला गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जब बुद्ध भगवान का यहाँ पे मृत्यु हुआ था उसको तो निर्वाण ही बोलते हैं, जब शरीर त्याग दे यानी कि मृत्यु हो जाती है तो निर्वाण। एक देखिए प्रश्न पूछा है मैग्नेटिक फील्ड से, एक क्वेश्चन था जो कि कंसेप्ट पर आधारित था, जो कि छात्र को याद नहीं है, बड़े सवाल यहाँ पे दे दिए गए थे और ऑप्शन भी काफी बड़े बड़े थे। एक देखिए जब कोई मुद्रा मार्केटिंग में लगाता है तो उसे क्या कहते हैं। अब कोई भी आपके पास मुद्रा है, कोई भी पैसा है, उसको मार्केटिंग में लगा देते हो तो उसे क्या बोलेंगे, व्यय बोलेंगे या आय बोलेंगे, ऐसे करके और 2 ऑप्शन थे। तो इकोनॉमी का सवाल था, तो जनरली बात करें तो कोई भी मुद्रा या फिर कोई भी पैसे हमारी होती है मार्केटिंग में लगा देंगे तो उसको व्यय ही बोलेंगे, यानी व्यय किया, खर्चा किया, ये हो सकता है। बाकी इकोनॉमी का टर्म है तो उसमें कुछ भी आंसर हो सकते हैं फ्रेंड, जो कि और ऑप्शन मेरे पास आए नहीं है। एक देखिए प्रश्न भेजा गया है खाने व ग्रोसरी की सामान जहां पे खाने व ग्रोसरी की सारी सामान जहां पे मिलती है आखिर उसे क्या बोलते हैं। अब ऑप्शन बहुत क्लोज था, मॉल, कैंटीन, सुपरमार्केट, मार्केट, इस तरह से करके 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है जो ग्रोसरी मिलती है, खाने की जो सामान सारा चीज अवेलेबल हो उस जगह को क्या बोलते हैं, सुपरमार्केट बोलते हैं। और इसमें कई सारे छात्र गलती कर दिए, कुछ मॉल भी लगा के आ गए, कुछ यहाँ पे मार्केट लगा के आ गए, लेकिन कुछ सुपरमार्केट लगाए हैं तो उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है अंडर 23 रेसलिंग में सिल्वर मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। अब दोस्तों इसके ऑप्शन मेरे पास आए नहीं है, और दूसरा चीज है कि अंडर 23 जो था आखिर वो किस ईयर वाला पूछा है, 2021 वाला, 22 वाला या फिर 2019 वाला, 20 वाला, कब का पूछा है ये मुझे पता नहीं है। तो जिनको पता होगा करेक्ट क्वेश्चन जो पेपर दे क्या है वो बता दीजिएगा कि कौन से ईयर वाला पूछा था और इसके ऑप्शन क्या क्या थे, या फिर जिनको करेक्ट आंसर भी पता होगा लिख दीजिएगा। तो ये भी एक स्पोर्ट्स एंड गेम से आए हैं, तो देखिए करंट भी थोड़ा अच्छा ही दे दिया है आज के शिफ्ट में। दिव्यांगों के जॉब पोर्टल के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आईआईटी हैदराबाद ने बनाया, उसका नाम क्या है। ये दोस्तों जो करंट अफेयर पूछा है ये बिल्कुल रिपीटेड है, 2 बार पूछ दिया है, ये तीसरी बार आज पूछा है। तो स्वराजिबिलिटी होता है जो कि यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है एक पोर्टल दिव्यांगजनों पीडब्ल्यूबीडी के जॉब पोर्टल के लिए, स्वराजिबिलिटी। एक सवाल देखिए पूछा गया है अगर पावर -2 डायोप्टर है तो आखिर फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, फोकस निकालना है तो 1/p कर देंगे, यानी कि 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, ये निकल के आ गया फोकस दूरी। अगर माइनस में ऑप्शन होगा तो माइनस में आंसर आता, अगर माइनस में नहीं दिया गया होगा तो 0.5 मीटर ही इसका आंसर आ जाता। एक देखिए सवाल आया है रिएक्शन दिया था और उसमें पूछा कि आखिर किसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो एक बड़ा सा रिएक्शन देके उसमें अपचयन पूछ लिया था, तो इसमें बता देना था। एक क्वेश्चन पूछा है कि पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, ठीक, किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या चीज है जो कि सेम रहेगा, समान रहेगा। और आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया है उससे बिल्कुल अलग आज के सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया है। फर्स्ट शिफ्ट में तो काफी सारे छात्र हैं जो कि बहुत अच्छे अटेम्प्ट लिए हैं, और आप लोग नहीं देखो फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस तो जरूर देखिएगा। आज का बहुत सिंपली यहाँ पे आए थे दोस्तों, हालांकि देखा है तो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले भी ज्यादातर दिए गए थे, कुछ आपके जीके वाले, लेकिन करने लायक बहुत सवाल दिए गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन सेकंड शिफ्ट में उसी तरह से काफी डिफिकल्ट और लेंदी और यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे देखिए तो पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन आया है कि ऊपर से नीचे आने में क्या समान रहती है, तो वैलेंसी सेम रहेगी, संयोजकता सेम रहती है। एक सवाल यहाँ पे आया है कार्बन बॉन्ड का श्रृंखलन जो चेन होता है आखिर क्यों मजबूत होता है। अब इसके भी बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए थे। तो एक ऑप्शन ये था कि कार्बन के स्मॉल साइज होने के कारण स्ट्रॉन्ग फोर्स बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन का स्ट्रॉन्ग साइज छोटा साइज होता है, 6 एटॉमिक नंबर इसका है, तो छोटा ही साइज होता है, जिससे कि श्रृंखला जो बनाती है वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो ये इसका बिल्कुल सही होता। एक सवाल देखिए आया है मेथनॉल से एसीटोन कैसे बनता है। अब इसको ऑप्शन मेरे पास आए नहीं है, तो ये भी दोस्तों अच्छा सवाल पूछा। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि गैर नवीकरण संसाधन के बारे में क्या सही है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो एक था कि सदैव प्रदूषण मुक्त रहता है, तो ये बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि भोजन पाचन का सही क्रम क्या है। तो भोजन का जो यहाँ पे डाइजेशन होता है उसका क्रम क्या है, तो सबसे पहले तो इंगेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। इसी को पलट के पूछ दिया गया था ताकि
ताकि कंफ्यूजन में छात्र कुछ भी टिक लगा दें। लेकिन ये वाला क्रम बिल्कुल सही है। अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर आत्मसात होता है। तो ये क्रम सही है पाचन का। एक देखिए प्रश्न आया है कि रेजिन्स यानी जो रेजिन होता है कहां से निकलता है। तो देखिए कुछ दिन पहले ही फोर्थ फेज में ही पूछा था दोस्तों कि जो गम्स एंड रेजिन्स होते हैं वो कहां से निकलते हैं। तो ये जाइलम से निकलते हैं। तो प्लांट का जो जाइलम पार्ट होता है उसी से ये वेस्ट मटेरियल जो गम्स और रेजिन है वो निकलते हैं। कोटेक्स होगा नहीं, फ्लोएम होगा नहीं, और बोन तो होगा नहीं। तो प्लांट में तो बोन होते नहीं है। तो रेजिन की बात करें तो जाइलम जो लगा क्या है इनका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लेवल आप लोगों ने देखा यहाँ पे आज के सेकंड शिफ्ट की। देखिए आज क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं मिल पाया है क्योंकि छात्र को तो याद ही नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन। मैथमेटिक्स भी दोस्तों आज टफ आ गई है। और यहाँ पे खासकर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी यहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्टी बताई जा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे टफ ही पेपर आज आए हैं। और आज जो पेपर दिए हैं तो अटेम्प्ट भी कम लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग जब परसेंटाइल बनेगी तो कम नंबर लाने वाले छात्र के भी अच्छे खासे परसेंटाइल बनने वाले हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो आज पेपर देखे आए हो सेकंड शिफ्ट में सारे छात्र अपने अटेम्प्ट बताइएगा और प्लस एक्यूरेसी आपकी कितनी रही थी वो भी आप लोग जरूर लिख दीजिएगा।